वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस मुल्क में अदलिया के किरदार और इसकी आज़ादी से मुतल्लिक बहुत बहस होती है। आजकल भी ये सियासी और समाजी गुफ्तगू का महवर है, क्योंकि अदलिया के फैसलों के सियासी और समाजी असरात होते हैं। और मौजूदा सियासी माहौल में दो बयानियाँ जो हैं वो बहुत बुरी तरह हमें जो है वो सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ग्रोह जो है वो अदालत से शिकवा कर रहा है और दूसरा जो है वो इसे इदारे पर हमला शुमार कर रहा है। सियासी बयानी और तकसीम जो भी हो, इसमें कोई दो राह नहीं कि हर सतह पर अदालत का आता है। नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब के जो अदालती फैसले हैं, उन पर एतराज़ात बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। सियासी फैसलों और उनके असरात को तारीख जज तो करती है, मगर इनसे हमेशा ये तासुर बनाया गया है कि फ़ैसले दबाव में दिए गए हैं। और मौजूदा दौर की बात अगर करें तो नवाज शरीफ साहब के केसेस के बाद जो बयानिया बनाया गया है, उसकी अगर बात करें तो बैरूनी दबाव के इल्ज़ाम के अलावा क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि नून लीग की क़यादत अदालत के सामने अपना केस पेश करने में नाकाम रही है? और क्या ये तासुर गलत है कि नून लीग ने अदालती जंग मीडिया में आकर जो है लड़ी है और एक माहौल बनाया है और अदालत को गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ा बनाया है? अब दूसरे एतराज़ की तरफ आ जाते हैं। दूसरा एतराज़ ये है कि अदालत उज़्मा की जो सुओ मोटो पावर्स हैं उनसे मुतल्लिक किया जाता है कि इसके लिए साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अदवार पर ज़्यादा सवालात जो हैं उठाए जाते हैं। साकिब निसार साहब के PKLI से मुतल्लिक एक्शन और मुख्तलिफ सरकारी जगहों पर जाकर एक्शन लेने से मुतल्लिक कहा जाता है कि ये उनकी डोमेन से बाहर था, लेकिन उन्होंने अपने ओहदे के इख्तियार से बढ़कर एग्जीक्यूटिव की डोमेन में दखल दिया। और जुडिशल एक्टिविज्म को कहा जाता है कि वो एक नए लेवल पर जो है वो ले गए। इसी तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के रिकोडेक केस से मुतल्लिक फैसले को भी उनकी ज़ात से मंसूब किया जाता है। हालांकि वो फैसला 3 रुकनी बेंच का था, लेकिन इसके असरात पाकिस्तान को लगभग $6 अरब की पेनल्टी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। इसलिए जस्टिस चौधरी की ज़ात पर एतराज़ उठाया जाता है। मगर यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि किसी ख़ास मुद्दत में अदलिया के सरबराह की ज़ात से जुड़े तनाज़ात की बुनियाद पर क्या पूरे इदारे के किरदार पर जो है वो सवाल उठाना जायज़ है? अब ज़रा तीसरे एतराज़ की तरफ आ जाते हैं। तीसरा एतराज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आम आदमी को हसूल इंसाफ की जो फराहमी है, इसमें जो रुकावटें आती हैं उसके मुतल्लिक उठाया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की जानिब से जो जारी करदा हालिया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, उसको आजकल बहुत ज़्यादा कोट किया जा रहा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 139 ममालिक में से जुडिशरी की जो इस वक्त पोजीशन है वो 130th इस वक्त जो है वो कहा जा रहा है। यहाँ कुछ हक़ाइक़ काबिल गौर ज़रूर है। जुलाई 2021 के जो इस वक्त आदाद शुमार हैं, अली अहमद कुर्द साहब जो हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर अवैस साहब से करूँ। अवैस साहब, हमारी एक हिस्ट्री है जो हम सब जिससे वाकिफ़ हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, फिर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का केस है और ऑडियो टेप्स निकलती आई। बहुत सारे एक हमारी हिस्ट्री है जो हम देखते हैं कि जिसकी वजह से नज़र आता है कि अदलिया का किरदार जो है वो मुतनाज़े बना, जिसकी वजह से उसके बाद जब लॉयर्स मूवमेंट 2007 की हुई, जिसमें ऑब्वियसली लीगल फ्रेटर्निटी तो थी, सिविल सोसाइटी ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें जो है वो हिस्सा लिया। उसके बाद ये समझा गया कि अब ये जो 3 चीज़ें जिनकी तरफ मैंने निशानदही की है वो ख़त्म हो जाएंगी और चीज़ें जो है वो मेरिट पे जो है वो फैसले होंगे, मेरिट पे चीज़ें जो है वो दिखाई देंगी। लेकिन अभी भी ये इल्ज़ामात जो हैं वो लगते आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि 15 साल की जद्दोजहद, और फिर ये भी नहीं है कि 15 साल जो है ये कोई डिक्टेटोरियल हुकूमत है, 15 साल यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक हुकूमतें जो हैं वो रही हैं, क्या वजह है कि उस तरफ हम कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके? योर टेक ऑन दिस। मारिया, थैंक यू। मारिया, देखिए उस मूवमेंट के अंदर तो हम लोग भी थे शामिल और केसेस भी बने। बाद में पता चला कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के लोग कौन उसके पीछे हैं। आर्बिट्रेशन कियानी साहब के जरिए हुई और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब जिस पलड़े में वो थे उसमें इतना वजन हो गया कि फिर वो माशरा नहीं संभाल सका, अदलिया नहीं संभाल सकी। इतना जुडिशल एक्टिविस्ट जिसको चाहा लिताड़ दिया, जिसको चाहा आपने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया, ये सुमोटो नोटिस, चीनी के उस पे, बिजली के उस पे, ऐसा कौन सा इशू है, स्टील मिल हो, रेकोडिक हो, कौन सा ऐसा इशू है जिस पे सुमोटो नोटिस लीजिए? इनिशियली those decisions were taken as popular decisions कि अवाम कहती थी हाँ भाई इंसाफ हो रहा है, ये हो रहा है।
बट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लोग कहते हैं कि भाई पहले अपना घर साफ करे, पेंडेंसी का जो मसला है वो क्या है, हजारों केसेस पड़े हुए हैं, वो अभी तक क्यों ठीक नहीं हुए। फिर उसके बाद जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं। अच्छा कुछ साहब आपकी तरफ आती हूँ। ऑब्वियसली आप एक आपका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है लॉयर्स मूवमेंट में, आपने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की। आज 15 साल बाद भी इल्ज़ामात की नौयत वही है जो लॉयर्स मूवमेंट से पहले लगती थी। क्या वजह आप समझते हैं कि आज भी वही इल्ज़ाम लग रहे हैं जो 15 साल पहले लगते थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी शुरू से जस्टिस मुनीर के ज़माने से उनके अंदर एक सोच पैदा हुई जो कि बिल्कुल गलत थी। बेसिकली इस सोच को जस्टिस मुनीर के हवाले से जो हम सब उसको जानते भी हैं और पहचानते हैं कि वो सोच आगे प्रोलॉन्ग करती हुई आगे सामने आती रही। उन्होंने वो लॉ ऑफ नेसेसिटी के हवाले से जो है एक थ्योरी को जो है उन्होंने जन्म दिया, और जब भी अदलिया के ऊपर किसी भी लिहाज से दबाव या प्रेशर पड़ा तो लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है उसका उन्होंने सहारा लिया। जितने भी मार्शल लॉ आए तो हमारी अदलिया ने किसी न किसी तरीके से कोई रीजन सामने ला के उसी बुनियाद पे जो है उसको उसकी लीगलिटी को जो है उन्होंने जो है सैंक्शन किया। अब ये सारी सूरत आप लोग भी देख रहे थे, इंटेलेक्चुअल्स भी देख रहे थे, इस मुल्क के वकला भी देख रहे थे, और कहीं पर भी ये चीज लोगों ने पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा, ना सिविल सोसाइटी ना इंटेलेक्चुअल क्लास ने, ना वकला। तो इस लिहाज से हमारी जुडिशरी शुरू से अंडर एक ब्लेम ही आप कह सकते हैं या एक एतराजात के उसमें जो है वो आ गई, संभल नहीं सकी। एक ही इनको मौका मिला, कुदरत ने दिया, वो लायर्स मूवमेंट में। तो लायर्स मूवमेंट में जितनी भी इनको एक अल्लाह ताला ने इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, और हमारी सारी कोर्ट जो है बड़ी डिग्निफाइड उसमें जो है सामने लोगों के सामने आने लगी, मगर चौधरी इफ्तिखार भी उस चीज को किसी तरीके से समझ नहीं सके। तो इस लिहाज से उसके बाद फिर साकिब निसार साहब आए, जितने भी जज साहबान आए, वो मामला बिगड़ता गया। आज बिल्कुल वही सूरत हाल है। कोई थोड़ी किसी भी लिहाज से लोगों के दिल में कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारी अदलिया लोगों की जितनी भी जो एक हर तरफ से जुल्म और बेइंसाफी लोगों के ऊपर हो रही है उस कोई दाद रसी पहुंचा सकेगी। तो बिल्कुल वही सूरत हाल है जो लायर्स मूवमेंट से पहले थी। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, दूसरी साइड पे जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि जी लीगल जस्टिस सिस्टम जो है वो किसी मुल्क में भी आइडियल नहीं है। इवन वो मुल्क जो डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अपने आप को भारत कहता है, बाबरी मस्जिद का वहाँ पे जो फैसला आया उसकी मिसाल दी जाती है। फिर इजराइल की अगर बात कर लें तो शेख जारा वाला जो फैसला है वो बात की जाती है। तो और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ठीक है जस्टिस सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन एक तरह से जो 35 साल जो मार्शल लॉ हायल रहा है, मार्शल लॉ जो हमारे मुल्क में रहा है, उसको भी एक तरह से निशाना बनाने के लिए ज़्यादा इसको जो है वो ओवर प्ले किया जाता है। योर टेक ऑन दिस? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि चाहे वो हमारा निज़ाम अदल है या कोई और निज़ाम है पाकिस्तान में, वो आज जहाँ पर खड़ा है और हम सब उस पर एतराज़ भी कर रहे हैं, कुछ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ के खिलाफ जा रहे हैं, इसमें किसी एक शख्स को या किसी एक उसको मतून तरह से काम नहीं चलेगा। हम सबको अपने अपने हिस्से की बोझ उठाना पड़ेगा इसमें, नंबर 1। नंबर 2, हमारा निज़ाम अदल बहैसियत मजमूई अगर आप देखिए, मैं पीरियड जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको आप बाद में आती हैं, जो हमारे जो लोअर जो हमारी कोर्ट्स हैं उसमें जाके अगर आप कभी तो चली जाएं तो मैं आपको बताऊं कि खुदा की कसम आप दोबारा उस तरफ जाने का आपको दिल भी नहीं करेगा। वहां पे जो कुछ वहां पे हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे काम चल रहा है, ये एक ऐसा हमारे सारे सिस्टम पे एक धब्बा है कि जब तक आप वहां इसको ठीक करना नहीं शुरू करेंगे, और जो तरीकाकार हमने राज कर दिया है, जो हमारे कवानीन हमारे बने हैं 1935 से लेकर आज तक, हमने उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं की है। आज अगर आप देखते हैं तो कोई केस जो पाकिस्तान की सबसे जूनियर कोर्ट से शुरू होता है वो को 10-15 हमने इसके ना 3 सेगमेंट्स बनाए हैं। जो साइलिन का इंसाफ तक जो रसाई है, इसको बिल्कुल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो पर्टिकुलरली इस वक्त जो ब्लेम आता है
कि मार्शल लॉ का एक बहुत बड़ा इसमें जो है वो ये ओवर प्ले किया जाता है, बिकॉज हमारे मुल्क में मार्शल लॉ 35 साल मार्शल लॉ रहा और इस वजह से किया जाता है। अगर उस पर आ जाए, इसको आगे जाके डिस्कस करती हूँ। फाइन, देखिए 35 साल तो मार्शल लॉ रहा ना, मार्शल लॉ से पहले, मार्शल लॉ के दौरान, बाद में, और अब गुज़श्ता काफी दिनों से सो कॉल्ड जो जमहूरियत इसकी हम बात कर रहे तो है ही ना। आपको मियां नवाज शरीफ की वो बात भूल गई जब वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, तो उनकी दो चीजें मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी वो कैसे बात कर सकते थे, जो अपने आप को 3 दफा वज़ीर आज़म भी थे वो, कि इन 5 आदमियों का फैसला है कि आप इसको कबूल करेंगे। वो 5 आदमी मेरी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अल्लाह ताला के बाद उनके हाथ में जो कलम है, मेरी जिंदगी और मौत का फैसला करता है वो। उसको इसी पाकिस्तान के आईन ने ये हक दिया है, और 3 दफा का वज़ीर आज़म उन पे इस तरीके से उंगली उठाएगा तो आपका कोई भी जुडिशियल सिस्टम काम नहीं चलेगा, उसको जज सकेगा। फिर आपको एक और चीज मैं याद दिलाता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब का खुद बयान और रिकॉर्ड है कि यार मेरे इतने पैसे लग गए इसके ऊपर। फिर अगर मुझे पता होता कि हमारे जो लॉ सिस्टम है या लीगल सिस्टम है इतना खराब है तो मैं इसको ठीक करता। वो 3 दफा वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, सब कुछ रहे, अगर उस शख्स को इसका एहसास नहीं है तो आज अगर वो उनकी पार्टी या कोई और पार्टी या मैं खड़े होके अपने जुडिशियल सिस्टम पर हम एतराज करना शुरू कर देते हैं, तो आप बताइए ना कि कसूर किसका है इसमें। मैं फिंगर पॉइंटिंग मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बात जो आपसे करना ये चाह रहा हूं कि आपने जजेस की सिलेक्शन का सिस्टम जो आपने बना कर रख लिया है, इसको देखिए आपने, मैं जो बात करने लगा हूं बड़ी तकलीफ होगी लोगों को मेरी बात से। आइन का जो बेसिक 1973 का आइन और आज के आइन को उठा के आप देख लीजिए, इसके बीच में डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस कंट्राडिक्शन है। इसके बीच में इसी आइन में, इन्हीं कवानीन में आपके हैं वही लूप होल आपने प्रोवाइड करके दिए हुए हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये देख लीजिए केसेस के फैसले साल नहीं होते, आप दूर क्यों जाती हैं। जैसे कादिर फैजी साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं हमारे, उनका केस 3 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला करना है। अगर वो फैसला नहीं कर पा रहे, और ये वो जज हैं हमारे जो अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, अगर इनके कंट्रोवर्शियल उनके साथ आप लेके चला रहे हैं, उसका फैसला नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि मैं किसके जहाँ पे इसका खून किसके हाथ में तलाश करूंगा इसके ऊपर। ठीक आप मार्शल लॉ को इस पे ब्लेम तो कर देते हैं, लेकिन आप ये बताइए इसमें तो किसी का कोई मार्शल लॉ का कसूर कोई नहीं है ना। ठीक, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा अवैस साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, बात हो रही थी कि क्या वजह है कि इवन आफ्टर लॉयर्स मूवमेंट ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, जबकि बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। आप अपनी बात जरा कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था, देखिए जो वहीं से शुरू करता हूँ जहां से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। और लगता ये है कि जब जुडिशरी को आप क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो फिर सारे आपको जो है ना सब कुछ कट जाता है, क्योंकि आप फौज पे तनकीद कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियंस पे तनकीद कर सकते हैं, पार्लियामेंट पे कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे कर सकते हैं, लेकिन अदलिया पे नहीं कर सकते। अदलिया क्या करती है जी? कंटेम्प्ट का एक वेपन है। अरे भाई, अदलिया बिल्कुल रूल ऑफ लॉ मेंटेन करती है, और अदलिया का निजाम अगर सही नहीं होगा तो माशरा नहीं तरक्की कर सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं बदकिस्मती से कि रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की पूरी मूवमेंट के बाद से जुडिशियल एक्टिविज्म हम ज्यादा देख रहे हैं, हम निजाम में बेहतरी नहीं देख रहे। लोग अब कहते हैं कि भाई अपना घर तो आप सही करें। अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस है ना, आप यकीन कीजिए लोअर कोर्ट चले ना, आप गई होंगी और जनरल साहब भी वास्ता पड़ा होगा, वहां तो एक तूफान बदतमीजी है, जहां पे रियासत के साथ इंटरफेस है आम लोगों का इंसाफ के हसूल के लिए। वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, सालों 2 तिहाइयों तक केस चल रहा होता है। पॉइंट आपका आ गया। यही बात कुर्द साहब की तरफ लेके चलती हूँ। कुर्द साहब, यही बात जो है बहुत ज़्यादा आजकल डिबेट हो रही है, और ये जो अभी अवैस साहब ने कहा कि क्या ये जुडिशरी का काम है कि आपने डैम बनाना है, या फिर ये जुडिशरी का काम है कि जाके आपने बाथरूम देखने हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के। बहुत सारी मिसालें जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जी इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए पार्लियामान नहीं है, पार्लियामान उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड नहीं कर रही, इसलिए हमें मजबूरन जो है वी हैव टू जंप इनटू दिस। ये किस हद तक वैलिड आर्ग्यूमेंट है? नहीं, मैं समझता हूँ नहीं, अगर मुझे जज साहबान के जहन में अगर ये बात है तो मैं समझता हूँ कि गलत है, कतन गलत है।
देखिए, मैं ये समझता हूँ सबकॉन्शियसली इनके जहन में एक बात है, सारे जज साहबान के या हमारी जो अदलिया है, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, इनके जहन में है कि लोग हमें पसंद नहीं करते। इनके जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों को वो इंसाफ नहीं दे रहे हैं जिसके लिए लोग सुबह आते हैं और दोपहर को वापस चले जाते हैं। या लोगों के जहन में ये बात है कि जहाँ पर स्टेट आ जाती है, जहाँ पे बड़े लोग आ जाते हैं, तो उस वक्त हमारी अदलिया उनके सामने बिछ जाती है, और जहाँ पे कहीं गरीब का मामला होता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये जुडिशल एक्टिविज़म का इन्होंने सहारा लिया। फिर जुडिशल एक्टिविज़म के साथ साथ वो भी इनको पता, इनके जहन में आया कि नहीं, इससे भी काम या इससे भी बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिर ये बाहर निकले, डैम बनाने का काम किया, अस्पतालों में जाके जो है इन्होंने रेड्स किए, या दूसरे सुबह शाम आके जो है तकरीरें करने लग गए। ये काम इनका काम नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कोर्ट में बैठ के लोगों के जो मसाइल हैं या जो दाद रसी है, जो इंसाफ है। आज मैं अपने एक प्रोफेशन के हवाले से, अपने एक एक्टिव प्रैक्टिसिंग लॉयर के हवाले से मैं आपको ईमान से कहता हूँ बिल्कुल, तो उसके कि कहीं पर इंसाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। जब नहीं है इंसाफ तो लोग तो आवाज़ उठाएंगे, और लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। आप भूल जाए, अदलिया भूल जाए कि ये मुकद्दस गाय है। मुकद्दस गाय न शुरू में थी ना आज है, मगर उस वक्त लोग थोड़ा सा एहतराम के लिहाज से बात नहीं करते थे। आज मामला बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है। अब बिल्कुल आज ये इनकी जिम्मेदारी है। पार्लियामान काम करे नहीं करे ये इनके लिए सोचने की बात नहीं है, या जो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है नहीं कर रही है। ये अपना काम भी अगर करें तो फिर भी बेहतर है। ये अपना काम तो जो इंसाफ देने का मरहला है वो तो कर नहीं सकते। पार्लियामेंट के कामों में इन्होंने मुदाखलत की, एग्जीक्यूटिव के कामों में अब हर तरफ से मामला बिगड़ गया है। पार्लियामेंट भी हमारी बिल्कुल एक फ्यूटिल एक हिसाब से सामने आई है, उससे भी कोई काम नहीं हो रही है। एग्जीक्यूटिव भी जो है अंडर जो है प्रेशर है, और अदलिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क बहुत संगीन एक ख़तरे की तरफ बढ़ती जा रही है, और किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ा बोनचाल, बहुत बड़ा ज़िलज़िला या बहुत बड़ा आपका एक कोई बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है, अर्थक्वेक कोई आ सकता है। बकौल कोर्ट साहब की एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, आपका इदारा जो है उसको बार बार जो है उसका भी नाम इसमें आता है कि अगर इंसाफ नहीं मिल रहा या अदालत जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, तो उसमें जर्नैल भी आके बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस तो बैठे हुए हैं, लेकिन जर्नैल इसको बहुत हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें। देखिए, आप किसी को भी ब्लेम करने में तो कोई किसी को आप रोक नहीं सकते। इट्स अ फ्री कंट्री। बदकिस्मती से वहां पे हमारी बात करते हैं। मैं सर्विस में रहा हूँ, मुझे आज तक ना तो मुझे पता है कि मैंने कभी ऐसा काम किया, ना मुझे करने की ऐसी जरूरत हुई, ना मैं काम कर सका। मेरा तो अपना केस पिछले 50 साल से फंसा हुआ है। मैं उधर रुल रहा हूँ पीछे लोअर कोर्ट्स में, उधर मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो बहरहाल बात हम कर देते हैं, लेकिन बेसिकली जो भी कुर्ट साहब बात कर रहे थे, इशू वो है हमारा। दूसरा इशू देखिए, मैं जो समझा हूँ, सिद्दीकी मरहूम साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे एक दफा मैंने पूछा था, मैंने उनसे बात की, कहीं की जगह बैठे हुए थे, तो मैंने बड़ी माज़रत से मैंने कहा, अब ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट हमारे फैसला करने लगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आइन की तशरीह है और उस पर उन्होंने फैसले करने हैं उसके ऊपर। मैंने कहा कई फैसले आपके सामने ऐसे आते हैं जिनकी नौयत स्ट्रेटेजिक होती है, जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को या इन द लार्जर गेम में उनका कहीं ना कहीं तलाक भी होता है, कहीं के रेफर भी होते हैं। तो आप उसको कैसे फैसले करते हैं इसको? तो उन्होंने जवाब दिया, और मैं बड़ा उनको मशकूर हूं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी। उन्होंने कहा कि जब ऐसे फैसले आते हैं तो हमारे नजर में सिर्फ ये चीज होती है कि पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज बेहतर है, हम उसको देख के हम फैसले करते हैं। यहाँ इसको आप नजरिया जरूरत कह लीजिए, कोई फैसला में पसंद आएगा नहीं आएगा, बट दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान। अमेरिका में आप देख लीजिए, उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें आप, उनके भी क्रिटिसाइज होते हैं, वहां पर भी ये बात सामने हो। बहरहाल चूंकि फैसले होंगे और लॉ इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इसमें कोई फॉर कोई अगेंस्ट बोलेगा, वो तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, उसके ऊपर तो हमें बहस करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत इस उम्र की है कि क्या जो मेरी सुपीरियर जुडिशरी है, ये जुडिशरी किसी लेवल पर भी है, क्या वो बहसीत मजमूई
इस मुल्क के अवाम के लिए डिलीवर कर रही है? क्या वो आज के जो तकाजे हैं वो देखिए, आज से 50 साल पहले जो हालात थे आज वो नहीं है। आज सोसाइटी में जिस तरीके से तेजी से चीजें मूव करती हैं उसके मुताबिक क्या हम फैसले करने के अहल भी है कि नहीं है? क्या हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान आके बैठते हैं कि वो इतनी तरबियत याफ्ता हैं, कि वो इतने समझदार हैं? क्या वो खुद इस काबिल अपने आप को इस मजबूती से कायम है कि वो अपने ही जो जहां से वकला की बरादरी उसको कंट्रोल कर सके? तो बहुत सारे सवाल हमारे ऊपर उठते हैं। जर्नैलों को आप ठीक है, जर्नैलों को आप जो मर्जी कहना चाहिए, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, कहें आप उसको, उसका मेरा कसूरों का मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे ही कह रहा हूं, देखिए द क्वेश्चन इज बिगर देन दिस। क्वेश्चन ये है कि क्या हम आज बहैसियत मजमूई सोसाइटी हम ये मानने को तैयार हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक हमारा जो निज़ाम अदल है, ये निज़ाम इंसाफ जो है, इसको बहैसियत मजमूई हमें तब्दील करना है। और तब्दील करने में बहुत सारे अवामिल हैं। इसमें बेसिक लॉज को हमने ठीक करना है, फिर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो इंटरप्रेट करने वाले हैं, उनका इतलाक करने वाले, उनको ठीक करना है। अगर आप नहीं कर रहे तो कुर्द साहब की बात बिल्कुल सही है। अगर अब मैं तंग आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? जहां मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा मैं क्या करूंगा? जाकर बताइए मुझे, और क्या रह जाए? बिल्कुल, मैं अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, इसमें जो सारा सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, आप क्या समझते हैं कि इसमें पार्लियामान का कितना कसूर है? अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन जो भी बात हो रही थी, एक जुडिशल एक्टिविज्म का जो तासुर मिलता है वो ये भी है कि पार्लियामान जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। फिर पार्लियामान अपनी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के चीज़ें डिस्कस नहीं होती, हर चीज़ के लिए दिल करता है कि जी भाग भाग के आप जुडिशरी का जो है वो सहारा लें। ये भी चीज़ एक हमने जो है देखी, बल्कि कई दफ़ा तो अभी हालिया दिनों में कितने फैसले इस तरह के आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं, जहाँ उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट का मसला में बीच में मत घसीटिए। क्या समझते हैं आप? देखिए मारिया, हर चीज़ जब उल्टी हो तो फिर इसी तरीके से है, लोग लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंतजार कर रहे होते हैं। मसीहाज लोग अपने आप को समझ रहे होते हैं कि जी वो कौम की किस्मत बदल देंगे एक रात के अंदर, या अपने फैसलों से, या अपने पॉलिटिकल पार्टी से। ऐसा नहीं है। रियासत जो है उसका एक स्लो एंड एक ग्रेजुअल प्रोसेस है डेवलपमेंट का। सारे वेस्ट के अंदर देख लीजिए, डेमोक्रेसीज में बड़ा लंबा अरसा लगा है, रियासतों को डेवलप होने में बड़ा अरसा लगा है, लेकिन रूल ऑफ लॉ और जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वो, और फिर सोशल इनजस्टिस और सोशल डिसऑर्डर, ये जब सिस्टम में नहीं है, मेरिट नहीं है, हर चीज उल्टी है। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका काम कानून साजी करना है, लेकिन उनसे लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये तवक्को करते हैं, या मीडिया पे ये बहस हो रही होती है कि इन्होंने नाले साफ नहीं कराए, इन्होंने सैलाब ले आए, बंद साफ नहीं करवाए। ये इनका काम नहीं है, वो काम है लोकल बॉडीज का। जब लोकल बॉडीज, जब ये बदकिस्मती से हमारी सियासी कुव्वतें ये डिक्टेटोरियल पावर्स हासिल करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, सारे सियासी जमातें अपना इख्तदार जो है और अपनी जो ताकत है वो निचली सतह पर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते, नीचे डेलीगेट ही नहीं करते। लोकल बॉडीज का सिस्टम है सड़कें बनाना, नदी नालियां साफ करना और सिल्ट साफ करवाना, दरिया का बेड साफ करवाना, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या लेजिस्लेशन हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। क्योंकि आप सुपरफिसी ऑफ लॉ पे देख लीजिए, बदकिस्मती से हमारा जो मैकेनिज्म है एहतसाब का वो इतना नाकिस है कि शिकंजे में सिर्फ गरीब को ले सकता है, मिडिल क्लास को ले सकता है, मुझे आपको ले सकता है, ताकतवर को नहीं ले सकता। अभी आप देख लीजिए, यानी कि दंदनाते फिर रहे हैं लोग हमारे आपकी नजरों के सामने, और अब माशरे के अंदर एक एक्सेप्टेंस हो गई है एक करप्ट एलिमेंट की, और उनका आप सीना दोरी देखिए। पुराने जमाने के अंदर ना जजेस सोशलाइज करते थे, ना जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी बड़े देखभाल के बात कर रहे होते थे। अब तो हर एक जो है ब्रेकिंग टेम्पलेट या ब्रेकिंग टिकर के उसमें होता है कि कितने रिमार्क्स हैं। जो रिमार्क्स होते हैं, जो सियासतदान बयान देते हैं, या जो अदालतों से रिमार्क्स आते हैं, लगता है कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन जब हम फैसले देखते हैं, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो मामला उलट बिल्कुल ये कि आपका जो सारा निजाम है वो उल्टा खड़ा हुआ है, इसको दुरुस्त कीजिए। ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा,
कोच साहब, क्योंकि जिस तरह अभी बात किया कि लोग मसीहा जो है वो तलाश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा ये ओवर आर्चिंग जो है वो हमें नज़र आता है कि एक रोल जो है वो जुडिशरी अटेन करने की, और कुछ ऑब्वियसली जो उस वक्त जुडिशरी के सरबराहान है वो जब रोल अटेन करते हैं तो पूरी जुडिशरी जो है उससे मलाइन होती है। क्या आप समझते हैं जो 184(3) का जो ये कानून है, सुओ मोटो का जो कानून है, इसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए? मैं आसिफ सईद खोसा साहब की स्टेटमेंट एक देख रही थी जिसमें उन्होंने एक गैदरिंग में बात की कि हर चीज़ में जुडिशरी को सुओ मोटो की तरफ जंप नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो लास्ट कोर्ट है, उसके बाद जो है आपके पास रिमीडियल मेजर्स बिल्कुल बचते ही नहीं हैं। अगर आप आज के दिनों का आप छोड़ दें या करीब के कुछ सालों की आप बात छोड़ दें, पहले भी तो ये अदलिया मौजूद थी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट थी। कभी आपने सुना कि कभी पहले भी 1973 से ये कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और आर्टिकल 184(3) भी मौजूद है, कभी किसी ने जो है ये जुरिस्डिक्शन को अवेल नहीं किया। अब क्यों इसकी ज़रूरत बार बार पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो बैसियत हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया, लीडरशिप का वैक्यूम पैदा हो गया, कॉम्पिटेंसी का एक वैक्यूम पैदा हो गया, या हर इदारे में परफॉर्मेंस का, खूबसूरत और अच्छी परफॉर्मेंस का वैक्यूम पैदा हो गया। हर जगह आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई इदारा, कोई जगह और कोई ऐसी जो काम करने वाले जो इदारे हैं उनमें आपको महसूस होता है कि सही तरीके से परफॉर्मेंस या सही तरीके से जो बात होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही। इस लिहाज से अब हमें से हर ये कोशिश कर रहा है, सियासतदान कोशिश कर रहे हैं कि वो इस वैक्यूम को जायज़ या नाजायज़ तरीके से वो इसके ऊपर आके इसको फिलअप करें और इस मुल्क पे काबिज हो जाए। अदलिया ने अपनी सारी कोशिश की, मगर अदलिया इतने अंडर प्रेशर है, इतने अंडर एलिगेशंस के तहत है कि वो इस तरफ अब जाने का सोच भी नहीं सकती। रह गई अब वकला रह गए। हमने अब देखें, हमने हमारा कोई मुफाद नहीं, हमने कभी कोई अपना इंटरेस्ट सामने नहीं रखा। हम अयूब खान के ज़माने से लेके जब भी अगर जब भी मार्शल का मामला आया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हुई है, वकला सड़कों पे निकले हैं। हमने लिए तो कुछ नहीं, हमने कभी इस मुफाद के लिए या इस इंटरेस्ट के लिए हम आगे नहीं आए सड़कों पे कि हमें या हम वकला को कुछ मिलेंगे। लॉस हुआ, वकला को नुकसान हुआ। चौधरी इफ्तिखार के बाद जितना बड़ा लॉस वकला को हुआ है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आज भी सारी अदलिया में जब लोगों को कतकलामी की माफी, जनरल जो पब्लिक का तासुर है, पब्लिक में मैं भी शामिल हूँ ऑफ कोर्स, वो ये है कि वकला तहरीक के बाद लॉयर्स जो हैं वो एक तरह से उनमें जो एक अनरूलीनेस है वो लॉयर्स में आया है। आप देखें कि किस तरह लॉयर एक माफिया बन के जो है वो सामने आता है। आम आदमी को यही जो है वो नज़र आता है, चाहे वो आप कोर्ट्स में चले जाएं, अगर आपस में कुछ मसला हो गया तो हड़ताल हो जाती है, आगे चीज़ें चलने नहीं देती, केस जो है वो लटकी जा रहे हैं। इसमें भी तो वकला का जो है वो एक रोल है। एक ब्रेक लेंगे कुछ साहब, इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ, इस पर आंसर लेती हूँ आपका। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ साहब, जो लॉयर्स मूवमेंट के बाद वकला का जो ये चेहरा है, और ये हमने सबने खुद भी देखा है कि अदलिया के अंदर, मैंने खुद देखा कि FIA वाले अगर खड़े हैं और वकला को कोई बात समझ नहीं आई, वकला को कोई बात पसंद नहीं आई, तो उठ के जो है वो एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके बाद आपस में अगर लॉयर्स की किसी बात पे अनबन हो गई तो जज को ज़दोकोब किया। अतर बिल्ला साहब का हमारे सामने जो है वो एग्जाम्पल है। तो हमें तो ये नज़र आता है कि अदलिया तहरीक के बाद लॉयर्स डैमेज नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बोल्डन हुए हैं। मारिया साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मगर अगर आपने इंसानी तारीख़ के हज़ारों साल से इंसानी माशरे की हिस्ट्री अगर और इंसानों के नफ्सियात को अगर आपने पढ़ा होता, जहाँ भी इंसानी माशरे में जब ताकतवर लोग पैदा होते हैं या कोई इदारा बहुत ताकतवर हो जाता है या कोई ऐसा ग्रुप जिसको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और पावर मिल जाती है, ये इनहेरेंट है, ये उसके अंदर एक सलाहियत मौजूद है कि वो अपने पावर के बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते पे फैलने की ख्वाहिश रखता है। आप देखें इंडिया में भी वही आर्मी मौजूद है, बहुत बड़ी आर्मी मौजूद है, वहाँ पे मार्शल नहीं लगता क्योंकि उसकी ताकत को एक लिमिट से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जबकि हमारे मुल्क में आर्मी एक बहुत बड़ी ताकत है और उसी ताकत की, उसी इनहेरेंट जो एक सलाहियत है फैलने के और कब्ज़ा करने की। आपने देखा कि हमारी आर्मी 4 दफ़ा मार्शल लगा चुके। नहीं, हम वकला भी
इसी माशरे का हिस्सा है। हम भी सोचने समझने वाले इंसान हैं। हमको भी ये एहसास है, वकला को ये एहसास है कि हम भी इस मुल्क में एक ताकत है। और ये लायर्स मूवमेंट के बाद ये सोच बहुत पावरफुल अंदाज में वकला के जहन में बैठी है, मगर हमने उसका उस तरीके से मिसयूज़ नहीं किया। चंद लोगों ने किया, बिल्कुल वकला ने किया, वो लोगों ने किया जो जिम्मेदार लोग नहीं थे। हमने फिर भी रोका है। हमारी जितनी भी, अब आप समझे कि हमारे पास इस माशरे में हमारी से है, हमारी ताकत है, हमारा एक इन्फ्लुएंस है, उस तरीके से हमको जितना इंक्रोच करना चाहिए था हमने नहीं किया। लोगों ने किया, 1, 10, 20, 50, 100 ने किया। की बात साहब, अब जो अतर मिनल्ला साहब का केस था, मुझे तो नहीं नजर आया किसी को उसमें जो है वो कोई इस तरह सजा जजा हुई हो। PIC का केस हो, उसमें आपकी तमाम जो है फ्रेटर्निटी इकट्ठी हो गई कि नहीं जी लॉयर्स के साथ ये गलत हुआ, लोग मर गए वहाँ पे। किसी को वो एक आप जो बात कर रहे हैं वो लग रहा है कि आप एक काउंटर पावर सेंटर के तौर पर जो है वो आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो हड़तालों की बात होती है, ठीक है, जजेस अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक आप बिलीव करते हैं कि वकला की भी इसमें कसूर है कि डेट्स पे डेट्स जो है वकला लिए जाते हैं और हड़तालें हो रही हैं, बड़ी फ्रिवलेस चीजों पे हड़तालें हो रही हैं। डज दैट आल्सो प्ले अ रोल? नहीं, हम मानते हैं, देखिए हम फरिश्ते नहीं हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। हम हड़ताल करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं, बिल्कुल, मगर उस वक्त करते हैं जब हमारी कमज़ोर जो वेन है, रग है, उसके ऊपर कोई हाथ रखता है, जो कोई हमें छेड़ता है, जब हमारी बेइज्जती होती है, जब हम हमारे ऊपर हमारे ईगो के ऊपर जब बात आती है, फिर हम मजबूर होते हैं। तो सर फिर और जब हम फिर भी अगर हम और जो जिस तरह आप फौज को कह रहे हैं, उनमें क्या बकौल आपके फिर क्या जो है वो डिफरेंस हुआ? माइट इज राइट आप भी कह रहे हैं, मतलब अगर आपको फैसला पसंद नहीं आया तो कितनी दफा हमने देखा जज को ज़दोकोब किया गया। एक साहब है, उनकी वीडियो जो है वो आती है, जज को जो है वो मार रहे हैं, ये भी हमने देखा है, और मुतअद्दिद इस तरह की वीडियोज हैं। सर देखें, वकील जनरली हम एज ए कम्युनिटी के या एज ए ऑर्गेनाइजर बार एसोसिएशन के हम स्ट्राइक करते हैं, उसमें हमारे बार एसोसिएशन का या कलेक्टिव हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मगर जब आप आर्मी की बात, जनरल्स की बात करते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, वो आते हैं और 9 साल के लिए बैठते हैं। हमको देखो, हमको छेड़ा जाता है तो हम आते हैं, हमको ये महसूस होता है कि अदालतों में काम नहीं हो रहा है। हमें पसंद नहीं आया तो फिर मतलब ज़दकोब कर दिया, हम जो है वो मुंतशिर हो गए, इंतशार फैलाया, ये चीजें नहीं। तो आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं ना इसको। मैं जरा अवैस तौहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब आप मुस्कुरा जी 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 कुछ आती हूँ मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ ये चंद लोगों का कुछ सब चंद लोगों का अमल है, लेकिन उस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। अब ऐसा आप मुस्कुरा रहे हैं कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि अगर साइलिन को, मुझे आपको इंसाफ नहीं मिलता तो इसमें वकला बिरादरी का भी एक बहुत बड़ा जो है वो रोल है। और फिर हम देखते हैं कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं होता। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, सब बार एसोसिएशंस पीछे आके खड़े हो जाते हैं, एज इफ दे ट्राइंग टू एक्ट एज एन अल्टरनेटिव पावर सेंटर। मरियम किसी हद तक तो अली अहमद कुर्द साहब ने उसको तस्लीम भी किया कि वो एक है इस तरह के एलिमेंट्स, लेकिन मैं इस बात को इससे जोड़ता हूं कि माशरे के अंदर बर्दाश्त का मौता खत्म हो गया है और इंतहा पसंदी पूरे माशरे की हर तह में है। यानी कि मेरी बर्दाश्त का मादा भी कम हो गया, मीडिया की बर्दाश्त का मादा भी कम हो गया, लॉयर्स की बर्दाश्त का मादा भी कम हो गया, और फिर हमारे जो सिस्टम्स हैं उनकी डीजनरेशन हुई बतदरीज, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो एक लंबी बहस है। निज़ाम तालीम का ताल्लुक बहुत ज्यादा है, उसमें जो तनज़ली हुई है, उसकी जो डीजनरेशन हुई है। वकला मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 5 मिनट रब्त के साथ ना उर्दू में और ना अंग्रेजी में अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर वो सियासत में आते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया के अंदर भी ये बात कर रहा हूँ कि मीडिया के अंदर भी ऐसे ही है। मेरे पास इतने आते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस है लेकिन ड्यूरेंट लाइन का नहीं पता, उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू का नहीं पता, उनको तीरा वैली का नहीं पता, बहुत सारे लोग, और इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, उनके फॉरेस्ट रिजर्व का नहीं पता उनको कि कितने हैं पाकिस्तान में, मासल मसला क्या है। तो जो डी जनरेशन हुई है, आप सियासतदानों का आप देख लीजिए ना, किस तरीके से तूफान बदतमीजी वो करते हैं प्राइम टाइम में
अदालतें लगा के वहीं पे फैसले करते हैं और वहीं पे अपना मौक़िफ़ किस बदतमीजी से रखते हैं कि मुझे और आपको शर्म आ जाए। और इसी वजह से लोग, मारिया, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं और आप इसी प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है कि लोग, अब बहुत सारे लोग जो है मीडिया के अंदर, जो टीवी चैनल के स्क्रीन पर, नॉट ऑल द स्क्रीन्स, लेकिन कुछ स्क्रीनों पे देखते हैं वो एंटरटेनमेंट वैल्यू, और कि प्राइम टाइम में एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है, रियलिटी शो क्या हो रहा है। इसी वजह से हम बहुत सारे जो इश्यूज हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, उनसे बहुत दूर चले गए हैं। और हमारे सियासतदान भी, और वो ये समझते हैं कि मेरे शो में आएंगे, आपके शो में आएंगे, काशिफ के शो में, मालिक के शो में आएंगे, और फिर वहां पे अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर। मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा जनरल साहब का भी क्विकली पॉइंट ऑफ व्यू लूं। आई जस्ट हैव अ मिनट लेफ्ट। जनरल साहब, क्या आप समझते हैं बेसिकली ये आ गया कि क्योंकि एक टग ऑफ वॉर चल रही है और दिखाना है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं या मैं ज्यादा ताकतवर हूं, उसमें सारे सिस्टम की जो है वो डिजेनरेशन हो रही है? देखिए, लेट्स कट डाउन टू द चेस। आपको अंदाजा है कि ये सीनियर बार्स हैं, पंजाब बार काउंसिल है या लाहौर बार काउंसिल है या पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल, जो भी इनके बार काउंसिल्स है, इनके सदर के इंतखाब के लिए कितना पैसा लगता है? आपको अंदाजा है इस चीज का? क्यों लगता है इस चीज का अंदाजा? क्यों इतना ज्यादा एक साल के लिए वो सिर्फ सदर बनते हैं? इतना करोड़, और रुपया करोड़ों में है, ये हजारों में नहीं है, ये लाखों में नहीं है ये, और लोग उसमें बाकायदा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। इसमें आपके मुल्क में अगर रजिस्टर्ड लॉयर्स की तादाद आप देख लीजिए और जो बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं उनकी तादाद देख लीजिए, फर्क आपको पता चल जाएगा। आप कभी जाके देखिए चैम्बर्स जो बने हुए हैं आपके, उन चैम्बर्स के पीछे कौन सी शख्सियात बैठी हुई है, इनके पीछे जाके देखिए आप उसके पीछे। हम क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं? पाकिस्तान में हमने मिल मिलाकर जो हालात पैदा कर दिए हैं, इसमें लॉयर्स का कसूर, लॉयर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं इससे, मैं इन चीजों में, चूंकि मैं देहात से मेरा ताल्लुक है, मैं दाएं में लोगों से मिलता मिलाता रहता हूं। एक जो तहसील की बार काउंसिल है, उसके इलेक्शन के लिए कितना पैसा लगता है वो भी हैरान कौन होगा आपके लिए। ठीक, क्यों लगाते हैं लोग पैसा इतना? ठीक, फिर वो जो बार के जो प्रेसिडेंट है वो क्यों? रैप अप कीजिए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। जस्ट हैव लास्ट 10 सेकंड्स, अगर बात कंप्लीट कीजिए अपनी। Put this right, otherwise Pakistan is in trouble. That's it. Put this right, otherwise Pakistan is in trouble. On that note, we'll close the program. Ali Ahmed Kurd साहब आपका बहुत शुक्रिया, वैस तौहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया और जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.